हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, मैं हूं आपके हिंदी की टीचर और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं हिंदी व्याकरण। यस बच्चों, आप सभी जानते हैं इससे पहले हम हिंदी की क्षितिज कर रहे थे, जिसमें हमने 2-3 चैप्टर्स करे थे, यानी कि काव्य करे थे, और उसके बाद हमने 2-3 कहानियां भी कर ली थी। तो मैं आशा करती हूँ आपने मेरी वो वीडियोस जरूर देखी होगी। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ व्याकरण का दूसरा टॉपिक। यस बच्चों, इससे पहले मैंने आपको समास करवाया था, तो जिन बच्चों ने समास नहीं देखा है वो जाकर जल्दी से पहले समास देखिए। आज हम करने वाले हैं अलंकार। तो क्या आप सब रेडी हैं? तो चलिए बच्चों, हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए यस मैम, वी ऑल आर रेडी। देखिए बच्चों, हम करने वाले हैं आज अलंकार। सबसे पहले समझते हैं कि ये अलंकार क्या होता है। देखो, ये आपको सुंदर कुछ दिख रहा है, ये आपको सुंदर कुछ दिख रहा है, तो ये सब क्या है बच्चों? ये है सुंदरता। यस, तो अलंकार क्या होता है? हमारे काव्य में सुंदरता लाता है। ठीक है, हमारे काव्य के सौंदर्य को बहुत ही अच्छा बनाता है। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को शुरू करें। सबसे पहले समझते हैं ये अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी कि जो अलंकार शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। तो बच्चों, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण। ठीक है, या तो आप बोल सकते हैं श्रृंगार, श्रृंगार भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, जिस तरह महिलाएं या फिर कोई भी अपने को सजाता है, ज्वेलरी पहनता है, आभूषण पहनता है अच्छे अच्छे, तो क्या किस लिए पहनते हैं? वो अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। तो इसी तरह जब काव्य की सुंदरता बढ़ती है तब अलंकारों का प्रयोग करा जाता है। ठीक है, जैसे कि महिलाएं इन सबको पहनती हैं, जेवर पहनती हैं, ठीक है, गहने पहनती हैं, उससे क्या होता है? उनकी सुंदरता और अच्छी लगती है, उनकी सुंदरता बढ़ती है। उसी तरह जब हम काव्य में शब्दों की वजह से या अर्थों की वजह से कुछ सुंदरता लाते हैं तो उसी को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, देखिए परिभाषा है, काव्य की शोभा बढ़ाने की कला को हम अलंकार कहते हैं। यानी कि जब भी काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है और उस कला को ही हम क्या बोलते हैं? अलंकार बोलते हैं। सबसे पहले 2 चीजें बताती हूँ बच्चों। जो अलंकार शब्द होता है ये 2 शब्दों से बना होता है। एक शब्द होता है अलम और दूसरा शब्द होता है कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण, यानी कि आभूषणों से सुंदरता लाने के लिए जो काम करता है वो कौन है? अलंकार है। ठीक है, देखिए अलंकार का प्रयोग काव्य के सौंदर्य के लिए किया जाता है। ओके, अलंकार काव्य की शोभा और सौंदर्य को बढ़ाता है, यानी कि हमारे जो काव्य हैं उनकी जो शोभा है उसको अलंकार ही बढ़ाता है। ठीक है, आइए ये पढ़ते हैं। अलंकार के 2 भेद होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो बच्चों अलंकार के 2 भेद होते हैं। एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। ठीक है, अभी समझाऊंगी कि ये शब्दालंकार और अर्थालंकार क्या होते हैं। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये दोनों चीजें बस इतना पूछ सकता है कि अलंकार के कितने भेद है। तो अलंकार के 2 भेद हैं। ठीक है, एक है शब्दा और दूसरा है अर्थालंकार। ओके चलिए आइए शुरू करें। शब्दालंकार, सबसे पहले हम करेंगे शब्दा अलंकार, जिसमें आपके 3 अलंकार आते हैं, यानी कि इसके 3 उपभेद हैं। ठीक है, शब्दालंकार क्या होता है पहले वो समझिए। यानी कि जब भी काव्य में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिससे जो काव्य है वो बहुत ही सुंदर दिखता है, यानी कि बहुत ही अच्छा बन जाता है, बहुत ही अट्रैक्टिव बन जाता है, लोगों को पढ़ के अच्छा लगता है सिर्फ उसके शब्दों से। तो यहाँ पर क्या होता है? शब्दों से काव्य की शोभा बढ़ती है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं शब्दालंकार। जब काव्य में विशेष शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य, आकर्षण उत्पन्न होता है, यानी कि यहाँ पर शब्दों की वजह से आकर्षण आता है, शब्दों की वजह से काव्य जो है वो सुंदर दिखता है। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल है अनुप्रास अलंकार, यानी कि ये शब्दालंकार का पहला भेद है। क्या है? अनुप्रास अलंकार। अब इसको सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। ओके, देखिए अब अनुप्रास अलंकार क्या होता है बच्चों? जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, यानी कि वर्ण क्या होते हैं? क ख ग घ। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण बार बार आ रहा होता है, तो आप समझ जाइएगा वो क्या है? अनुप्रास अलंकार है। आपको क्वेश्चंस पहचानने के लिए आएंगे, आपको एक पंक्ति दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि बताइए ये कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी, तो ध्यान से पूरी क्लास में बने रहिए। तो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार क्या होता है? वहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, यानी कि एक ही वर्ण बहुत बार रिपीट होते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण देखते हैं, रघुपति राघव राजा राम। अब यहाँ पर बच्चों क्या है? र जो वर्ण है वो बार बार आ रहा है। देखिए रघुपति
राघव, राजा, राम। तो चारों में जो चारों शब्दों में जो पहला शब्द है, पहला वर्ण है र वाला, वो रिपीट हो रहा है। तो जहां पर भी आपको ऐसे वाक्य दिखे जहां पर वर्ण रिपीट हो रहा है तो आप समझ जाइएगा वो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, देखिए दूसरा है तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय। यहाँ पर क्या है, त रिपीट हो रहा है, देखिए हो रहा है ना रिपीट। तो जहां पर भी वर्णों की आवृत्ति बार बार हो आप समझ जाइएगा वो क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो मैं आशा करती हूँ आपको अनुप्रास अलंकार अच्छे से समझ आया होगा। चलिए दूसरा है बच्चों यमक अलंकार। अब यमक अलंकार क्या होता है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। देखिए जहां पर एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए, यानी कि यहाँ पर शब्द एक है लेकिन उसी एक शब्द का प्रयोग बहुत बार हो रहा है, यानी कि एक से ज्यादा बार हो रहा है, ठीक है, उसी को, लेकिन उसके जो अर्थ हैं बच्चों वो अलग अलग होते हैं। यानी कि शब्द एक है, वो एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है और उसके अर्थ जो है वो अलग अलग है। ऐसा समझ नहीं आया, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। अब देखो यहाँ पर जो शब्द है घटा वो एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, यानी कि 2 बार है। और एक घटा का मतलब होता है बादल और एक घटा का मतलब होता है कम होना। तो इसका मतलब क्या है, काले जो बादल है उसका क्या है, घमंड जो है वो कम हो गया, यानी कि घट गया। तो काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, यमक अलंकार है। दूसरा एग्जाम्पल है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। 3 बेर, यहाँ पर एक शब्द है बेर, दूसरा है बेर। तो बताइए जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये आपके पहले बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। देखिए बच्चों 3 बेर, ये बेर का मतलब है समय, ठीक है, और इस बेर का मतलब है बच्चों फल। तो इसका मतलब क्या है, 3 बार वो खाती थी, यानी कि 3 समय खाती थी और 3 फल खाती थी, जो बेर होते हैं ना फल वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो रहा है लेकिन अर्थ उसका अलग अलग निकल कर आते हैं। तो ये क्या है बच्चों, ये है यमक अलंकार। तो हमने 2 अलंकार करे, अनुप्रास और यमक। अनुप्रास में क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, और यमक में क्या होता है, एक ही शब्द होता है लेकिन एक से ज्यादा बार यूज होता है, परंतु उसके जो अर्थ है वो अलग अलग निकल कर आते हैं। ठीक है, चलिए हमारा तीसरा है बच्चों श्लेष अलंकार। क्या है, श्लेष अलंकार। अब देखते हैं श्लेष अलंकार क्या होता है। श्लेष का अर्थ होता है बच्चों चिपका हुआ। क्या होता है श्लेष का मतलब, चिपका हुआ। ठीक है, वह एक शब्द जिससे अनेक अर्थ जुड़े हो। यहाँ पर अलग अलग शब्द नहीं है, बिल्कुल यमक का अपोजिट है। यहाँ पर शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ जो है वो अलग अलग निकल कर आते हैं। सिर्फ शब्द एक होता है लेकिन उससे अलग अलग अर्थ जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, समझ आ जाएगा। एक शब्द परंतु अर्थ अनेक, यानी कि कोई भी काव्य जिसमें शब्द एक ही हो लेकिन उसके अर्थ जो हैं वो बहुत निकल कर आ रहे हो, अनेक निकल कर आ रहे हो, तो आप समझ जाइएगा वो क्या है बच्चों, श्लेष अलंकार। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल है, नव जीवन दो घनश्याम हमें। अब ये जो घनश्याम है ना बच्चों, इसके 2 अर्थ हैं। एक तो है श्री कृष्ण और एक बोला गया है यहाँ पर बादलों को। किसको बोला गया है, बादल को। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, एक पंक्ति का मतलब है या तो श्री कृष्ण हमें नया जीवन दो, या फिर क्या बोला है, बादलों से कि बारिश को लाओ और हमें नया जीवन दो। तो यहाँ पर जो घनश्याम शब्द है उसके 2 अर्थ निकल कर आ रहे हैं। तो शब्द एक है लेकिन अर्थ अनेक हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, श्लेष अलंकार। दूसरा देख लेते हैं, ये मैंने आपको कबीर दास में पढ़ाया भी था। मान सरोवर सुभर जल हंसा कील कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाहि। यानी कि यहाँ पर जो मान सरोवर शब्द है बच्चों, इसके भी 2 अर्थ निकल कर आते हैं। एक होता है तालाब और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है पवित्र मन। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसके 2 अलग अलग अर्थ निकल कर आते हैं। तो यही है बच्चों श्लेष अलंकार, यानी कि शब्द एक लेकिन अर्थ अनेक। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ आए होंगे। देखिए बच्चों, तो हमारे जो शब्द अलंकार है ना वो हो गए, यानी कि आपके सिलेबस में सिर्फ 3 शब्द अलंकार है और 5 अर्थ अलंकार है। तो मैं आशा करती हूँ शब्द अलंकार आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब पढ़ते हैं अर्था अलंकार। यहाँ पर बच्चों जैसे वहां पर शब्दों से काव्य की सौंदर्यता बढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर
अर्थों से काव्य की सौंदर्यता बढ़ती है। ओके, देखिए अर्थ अलंकार में सौंदर्य भाव से संबंधित होता है, यानी कि यहाँ पर फीलिंग्स जब आएंगी तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पर भाव से संबंधित होता है, ये शब्द से नहीं, शब्द का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, मतलब पता होना चाहिए आपको, अर्थ पता होना चाहिए। तो अर्थों की वजह से काव्यों की जब शोभा बढ़ाई जाती है तो उसको बोलते हैं अर्था अलंकार। ठीक है, इसमें हमने 5 पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पहला है उपमा अलंकार। सबसे पहले उपमा जो शब्द होता है उसका मतलब होता है तुलना करना, कंपैरिजन करना। ओके, देखिए जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, यानी कि कोई एक व्यक्ति है या एक वस्तु है, उसकी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे वस्तु से करी जाए तो समझ जाइएगा वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर उपमा अलंकार है। ट्रिक समझ लीजिए, बहुत ईजी हो जाएगा आप सबके लिए। ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक कहती है कि जिस भी पंक्ति में आपको एक पंक्ति दी जाएगी, आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा अलंकार है। तो आपको एक पंक्ति दी जाएगी और जिस पंक्ति में भी सा, से, सी, सम, सदृश, सरिस, सारिखी, के समान, की तरह, इस तरह के अगर वर्ड आ गए किसी पंक्ति में तो आप समझ जाइएगा वो क्या है, वो है उपमा अलंकार। तो बस आपको ये शब्द याद करने हैं। ठीक है, जहां पर भी सा या से या सी या सम इस तरह के शब्द आ जाए तो आप समझ जाना वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर उपमा अलंकार है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक मिनट, देखिए पीपर, पात, सरिस, मंडोला, यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, सरिस, सरिस, तो समझ जाइए उपमा अलंकार है। दूसरा, कर कमल सा कोमल है, तो सा मतलब सा आ गया तो मतलब उसके जैसा, और वो क्या है, उपमा अलंकार है। ठीक है, तो समझ जाइए अलंकार, उपमा अलंकार में इन शब्दों को याद कर लीजिए। किसी भी वाक्य में अगर ये शब्द आ जाए तो आप समझ जाना कि वो उपमा अलंकार है। ओके, चलिए उपमा हो गया। अब दूसरा पढ़ते हैं बच्चों, अतिशोक्ति अलंकार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। अतिशोक्ति, अति मतलब ज्यादा, अतिशोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना। कहीं पर भी अगर कोई कवि आपको लगता है कि इस काव्य में बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बात हो रही है तो आप समझ जाइएगा वहां पर अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऐसे वाक्य जिनमें बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, ठीक है, कोई भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया हो तो आप समझ जाइएगा वहां पर अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी और लंका के जितने भी राक्षस थे, निशाचर मतलब होते हैं राक्षस, ठीक है, दैत्य, जितने भी निशाचर थे वो भाग गए, यानी कि आग लगी भी नहीं थी और सब भाग चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, अतिशोक्ति अलंकार है, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारी ये मधुर मुस्कान मृतक में भी फूंक दे की जान, यानी कि तुम्हारी जो ये मुस्कान है इसकी वजह से जो कोई इंसान मर रहा हो लेकिन उसमें भी जान आ जाए। तो यहाँ पर भी क्या है, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है? नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, बढ़ा चढ़ाकर बातों को बोला जा रहा है, तो अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जा रहा है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये भी समझ आया होगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे तीसरा, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है बच्चों, जब कोई नॉन लिविंग चीज लिविंग थिंग्स की तरह काम करने लग जाए। यस, जैसे जो प्राकृतिक चीजें होती हैं वो हम ह्यूमंस की तरह जब काम करने आपको दिख जाए तो आप समझ जाइएगा वहां पर मानवीकरण अलंकार है। जहां प्रकृति की चीजें इंसानों के समान कार्य करती हुई दिख जाए। कोई भी प्रकृति की चीजें हैं लेकिन वो काम कैसे कर रही हैं, हम इंसानों की तरह। तो जिस भी वाक्य में आपको ऐसा कुछ दिखे, जिस भी काव्य में आपको ऐसा कुछ दिखे तो आप समझ जाइएगा वो मानवीकरण अलंकार है। एग्जाम्पल, मेघ आए बन ठन के सवर के। क्या कभी मेघ यानी कि बादल बन ठन के सवर के आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो यहाँ पर किसका प्रयोग है, मानवीकरण अलंकार का। फूल हंसे कलियां मुस्काई। क्या कभी फूल हंसते हैं? क्या कभी कलियां मुस्काती हैं? नहीं। तो यहाँ पर किसका प्रयोग है, मानवीकरण अलंकार। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। क्या कभी बूढ़ा पीपल का पेड़ बोल सकता है, जुहार कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो ये क्या है, एक क्या है, ये प्राकृतिक चीजें हैं और इनकी वजह से ये काम कैसा कर रहे हैं, हम ह्यूमंस की तरह। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, चलिए हमारा है फोर्थ, रूपक अलंकार। ये भी इजी है, ध्यान से समझिएगा। इसमें उपमेय या उपमान में कोई अंतर नहीं रखा जाता है। यानी कि अगर सिंपल सेंटेंस में बोलूं, किसी भी चीज का रूप आपको दे दिया जाता है। जैसे चांद
मुंह जो है बिल्कुल चांद की तरह है, ऐसा नहीं बोला चांद सा है, क्या बोला है, बिल्कुल चांद है, जो इसका मुंह है वो बिल्कुल चांद है, यानी कि उसको पूरा रूप दे देते हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं रूपक अलंकार। देखिए बच्चों, पहले उपमेय और उपमान समझ लेते हैं। उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान होता है जिससे तुलना करी जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैया मैं तो चंद खिलौना लाए हूँ, मतलब चंद खिलौना, खिलौना कैसा है, चांद वाला, जो कि पॉसिबल नहीं है। चरण कमल बंदो हरि राही, तो यहाँ पर जो चरण है यानी कि जिसकी तुलना हो रही है वो चरण है, और जिससे तुलना हो रही है वो क्या है, कमल है। ठीक है, अगर ये समझ नहीं आया तो जस्ट ट्रिक याद कर लीजिए। ट्रिक में क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। जब केवल योजक चिन्ह आ जाए, यानी कि किसी भी पंक्ति में योजक चिन्ह क्या होता है, ये वाला, किसी भी पंक्ति में आपको योजक चिन्ह लिखे, लेकिन योजक चिन्ह के बाद सा से सी सरिस ना दिखे, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब किसके हैं, ये उपमा के हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं रूपक अलंकार। तो जिस भी वाक्य में योजक चिन्ह दिखे परंतु सा से सी सरिस ना दिखे, तो आप समझ जाइएगा वो रूपक अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, योजक चिन्ह तो जरूर होता है, लेकिन योजक चिन्ह के बाद एक शब्द है, सा से सी सरस नहीं है। ठीक है, योजक चिन्ह है, उसके बाद एक शब्द है, समझ जाइएगा वो रूपक अलंकार है। तो मैं आशा करती हूँ आपको रूपक अलंकार भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। चलिए, हमारा लास्ट अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, इसमें भी कंपैरिजन होता है, याद रखिएगा। जब समानता होने के कारण उपमेय और उपमान की कल्पना संभावना की जाए, यानी कि पॉसिबल कर सकते हो लेकिन श्योरिटी नहीं होती, सिर्फ संभावना करी जाती है। ट्रिक याद रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। जहां पर भी आपको जनो, मनु, मानो, जानो, इव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, जनहू, जान पड़ता है जैसे, यानी कि जिस भी पंक्ति में आपको ये वर्ड्स दिख जाए तो आप समझ जाइएगा वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। एग्जाम्पल, उसका मुख मानो, आ गया ना, चंद्रमा है, यानी कि चंद्रमा पूरा नहीं है, मान लो कि उसका मुख चंद्रमा है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। नेत्र मानो कमल है, आंखें कैसी हैं, कमल है, तो मानो आ गया तो समझ जाइए उत्प्रेक्षा। तो इन वर्ड्स को याद रख लेना बच्चों, इन्हीं से आपके अलंकार क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ आपको अलंकार अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने इसमें 9th और 10th दोनों का सिलेबस मिक्स करके आपको पढ़ाया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये व्याकरण का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।